नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब ताकीनाग जी गुरु गोरखनाथ जी महाराज और राजा वासुकी को याद करके भेष मक्खी का बना डाला अपना, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि वो इच्छाधारी नाग थे तो किसी का भी रूप धारण कर लेते थे। अब मक्खी का रूप धारण करके जा पहुंचे राजा सिंधा सिंह, उनका भतीजा हरिनारायण और रानी सिरोंजा जहां विराजमान थे। ताकीनाग आराम से उनके सामने ही दीवार पर चिपक कर बैठ गए। तो राजा सिंधा सिंह कहने लगे उनकी बातें सुनने के लिए कि आखिर वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उस वक्त राजा सिंधा सिंह कहने लगे, बागड़ वालों को बुलावे में डालने के लिए, भ्रम में डालने के लिए लगन पत्रिका में तिथि 4 दिन आगे की लिखवा दो। अब अपने वचन, उन्होंने वचन दिया था कि जो आप मांगोगे मैं दूंगा। तो नारसिंह पांडे जी ने शादी मांग ली, सगाई दोबारा मांग ली गोगा जी से, रानी श्रीयल की। अब राजा सिंधा सिंह ने वहां पर तो हाँ कर दी, लेकिन आगे जो वो प्लान कर रहे हैं वो आपसे साझा कर रहे हैं कि बागड़ वालों को भुलावे में डालने के लिए लगन पत्रिका में तिथि 4 दिन आगे की लिखवा दो, जिससे बागड़ वाले राजकुमारी का ब्याह हो जाने के उपरांत यहाँ बारात लेकर आए और कन्या के ब्याह हो जाने के बाद यहां से वापस चले जाएं हार कर। चौहान वंश में बेटी ब्याहने की मेरी मर्जी ना जब थी और ना ही कभी आगे होगी और ना ही अब है। अगर मैं लगन पत्रिका नहीं भिजवाऊंगा तो नगर निवासी और वैदराज, जिन्होंने राजकुमारी की जान बचाई है, मुझे भला बुरा कहेंगे। होना ये चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राजा सिंधा सिंह की बात सुनकर रानी सिरोंजा अधीर हो उठी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जी, आप हमारे राजा को सतबुद्धि दो, नहीं तो बना बनाया सब काम बिगड़ जाएगा। जब कन्या की इच्छा बागड़ प्रांत में विवाह करवाने की है और उसका आधा ब्याह हो भी चुका है। श्रीयल ऐसी जिद्दी लड़की है जो अपनी आन के लिए जान की भी कोई कीमत नहीं समझती है। बागड़ के राजकुमार गोगावीर जी महाराज के अलावा दूसरे का मुंह भी नहीं देखेगी। वे भला अपना ब्याह किस प्रकार करवा सकती है किसी और से। वे अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर कर सकती है, पर अधर्म नहीं करेगी और ना दूसरे को करने देगी। इधर इस प्रकार रानी सिरोंजा भगवान से प्रार्थना करती हुई मन ही मन अपने गुरु जलंधरनाथ योगी का स्मरण कर रही है, और उधर ताकीनाग मक्खी बना दीवार पर बैठा राजा सिंधा सिंह जी और उनके भतीजे हरिनारायण की बातें सुन रहा है। राजा सिंधा सिंह के भतीजे और रानी सिरोंजा ने राजा को भली भांति समझाया, अपनी की हुई प्रतिज्ञा ना तोड़कर राजकुमारी श्रीयल का विवाह बागड़ प्रांत में ही राजकुमार गोगावीर जी महाराज के संग करना चाहिए। परंतु राजा सिंधा सिंह ने अपनी जिद के कारण इन दोनों में से एक की भी ना चलने दी और अपने सामने राज पुरोहित को बुलाकर लगन पत्रिका की तिथि 4 दिन आगे की लिखवा दी। राज पुरोहित ने लालचवश अपने राजा सिंधा सिंह के सामने जुबान न खोली और 4 दिन आगे की तिथि बदलकर गलत लगन पत्रिका बनाकर तैयार कर दी। तब राजा सिंधा सिंह ने सोचा, जब तक ये बारात यहाँ आएगी तब तक कन्या विदा होकर आमेर नगर पहुंच जाएगी। इसी समय राज्य के प्रधानमंत्री के कक्ष में प्रवेश किया और बोले, पुरोहित जी ने कहा है लगन की दोहरी सामग्री तैयार हो चुकी है, अब केवल आप लोगों के पधारने की ही देरी है। इतना सुनते ही तीनों प्राणी कक्ष से बाहर चले आए। मक्खी बना ताकीनाग भी उड़कर नरसिंह पांडे के सामने पहुंच मनुष्य बन कुर्सी पर विराजमान हो गया और जो भी वार्तालाप वहां चल रही थी, जो भी गोष्ठी की, वो सारी बात चुपके चुपके नरसिंह पांडे के कान में बयान कर दी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, जैसा उचित समझो वैसा ही करो। मैं तो चला अब श्रीयल भाभी के कक्ष में अपने साथी भूरिया नाग की खबर लेने के लिए। मक्खी के रूप से वे राजकुमार का रूप धरकर राजकुमारी श्रीयल से बोला, भाभी जी नमस्कार, मैं बागड़ देश के गोगावीर जी महाराज का भेजा हुआ हूँ। उन्होंने पूछवाया है कि मैंने पुरोहित जी के हाथ जो मणिमाला भिजवाई थी तो कहा था कि जब कोई संकट पड़े
तो इसके सामने जोत जलाकर जो भी मनचाही वस्तु मांगोगी, ये माला आपकी आज्ञा का पालन करेगी। लेकिन आपने तो अपनी राजी खुशी की कोई खबर भी नहीं भिजवाई। क्या पुरोहित जी ने उस मणिमाला को अनमोल वस्तु समझकर अपने कब्जे में ही तो नहीं रख ली? आपको अपने पतिदेव गोगावीर जी महाराज जोधा की खबर लेना नहीं भूलना चाहिए था। जो भी कारण हो मुझे साफ साफ बताने की कृपा करें। तब राजकुमार ताखी जो बने हुए थे, उनकी बात सुनकर राजकुमारी श्रीयल जी बोली कि जब से मेरे पिताजी ने बागड़ देश से मेरा टीका वापस मंगवाया है, तभी से मेरा दिमाग पागलों जैसा हो गया है। मैं उनकी अधब्याही पत्नी होकर किसी गैर की दुल्हन किस प्रकार बन सकती हूँ? मेरे पिताजी की जिद है कि मैं अपनी बेटी चौहानों में हरगिज नहीं दूंगा। मैं जिस समय काफी परेशान थी, तभी पुरोहित जी ने आमेर नगर से आकर एक मणिमाला दी थी। उन्होंने क्या कहकर दी, मैंने ना कुछ समझा और ना ही कुछ पुरोहित जी से पूछा। मैंने तो अपने जेवरों के साथ डिब्बे में बंद करके रख दी थी। उस समय से आज तक परेशानी के कारण मैं बोरानी ही बनी रही हूँ, इसलिए आज तक उस जेवर के डिब्बे को खोलकर देखने का मुझे समय नहीं मिल पाया। इतना कहकर वो जो ताखी थे राजकुमार बने हुए को अपना संदूक खोल डिब्बा निकालकर वे मणिमाला सामने रख दी। जब भूरिया नाग ने अपने साथी ताखी को राजकुमार के भेष में देखा तो उसे पहचान कर नमस्कार किया और मुस्कुराकर बोला, भाई तुमने यहाँ आकर मुझे कैद से छुड़ाया है, इसका बदला किस प्रकार चुकाया जाएगा? गोगा जी महाराज और राजा वासुकी सब प्रसन्न तो है ना? ताखी बोला, सब खूब मौज में है। तब भूरिया बोला, मित्र अगर तुम कुछ दिन और ना आते तो मेरी इस कैद में हड्डियां भी ढूंढने से ना मिलती। ये तो मेरी पुरानी ताकत थी जो इतने दिन भूखा प्यासा कैद में पड़ा रहा। अगर मैं शक्तिहीन होता तो कभी का स्वर्ग लोक सिधार गया होता। ताखी बोला, यार भूरिया, असल बात यह है कि इन भाभियों का चक्कर ही कुछ ऐसा है। इनका मारा ना तो जीने को मिलता है ना ही मरने को। अब जरा तुम भी श्रीयल भाभी को राजकुमार बनकर दिखा दो जिन्होंने तुम्हें भूखा प्यासा मारा है। तब भूरिया नाग अपनी काया पलट करके मणिमाला के स्थान पर एक अति सुंदर राजकुमार हो गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, भाभी जी नमस्कार। आपने तो मुझे कैद में डालकर भूखा प्यासा ही मार डाला था। ना मालूम किसके भाग्य से प्राण बचे हैं। अगर मैं मर जाता तो मेरे बाल बच्चों का ऐसा श्राप तुम पर पड़ता कि तुम इस जन्म में बागड़ प्रांत में अपना विवाह करवा के जाने भी ना पाती। भूरिया राजकुमार की मधुर बातें सुनकर ताखी नाग हंस पड़ा और राजकुमारी श्रीयल ने झेंप कर अपना मुंह नीचे झुका लिया और बोली, मेरे ऊपर इस प्रकार गमों का पहाड़ टूटा कि मैं अपनी सुध खो बैठी। जो भी अपराध हुआ है भूल के कारण ही हुआ है, इसलिए मैं क्षमा की पात्र हूँ। ये सुन दोनों ने श्रीयल को नमस्कार किया और उड़कर अपने कक्ष में जा पहुंचे जहां वे ठहरे हुए थे। इधर ताखी द्वारा सारी बात सुनकर नरसिंह पांडे वहां जा पहुंचे जहां पुरोहित जी ने बागड़ प्रांत वाली लगन पत्रिका में 4 दिन आगे की तिथि लिखकर पत्रिका तैयार करके रख दी थी। राजा सिंधा सिंह ने अपने पुरोहित जी की आज्ञा अनुसार राजकुमारी श्रीयल को दासी रुकमदे के हाथ बुलावा भेजकर लगन पत्रिकाओं का पूजन करवाकर अपने कुल देवताओं को पुजवा दिया। पान सुपारी से स्वागत कर अतिथियों को विदा किया। इसके पश्चात अपने परिवार वालों की सम्मति से नाई पुरोहित को पहले आमेर रवाना कर दिया। बागड़ की लगन भेजने में जानबूझकर इसलिए देरी की जा रही थी कि नाई पुरोहित बागड़ जाने को तैयार ही नहीं होता था। अब जब नरसिंह पांडे ने किसी को बागड़ जाने के लिए रजामंद होते नहीं देखा तो उचित अवसर जान मधुर मुस्कान बिखेर बोले, राजन आज आप मुझे मेरा दूसरा वरदान भी देने की दया करें। अब मैं यहाँ और ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं समझता। राजा सिंधा सिंह बोले, मांग लो वैद्य जी, वे तो आपकी धरोहर है, आप जब चाहें ले सकते हैं।
तब नरसिंह पांडे बोले, हे महाराज, मैं आपसे ये मांगता हूँ कि ददरेवा नगर वाली लगन पत्रिका मेरे द्वारा ही आप भिजवाएं। राजा सिंधा सिंह मधुर मुस्कान बिखेर मुस्कुराए। उन्हें मन मांगी मुराद मिल गई और नरसिंह पांडे के वरदान का हवा इस तरह समाप्त हो जाएगा, उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं थी, क्योंकि राजा सिंधा सिंह को लगता था पता नहीं क्या मांग ले। तो फिर वे बोले, वैद्य जी, मुझे आपसे कोई उजर नहीं है, जिसमें आप राजी हो मैं राजी। आप बड़ी खुशी के साथ बागड़ प्रांत लगन ले जा सकते हैं। अब राजा सिंधा सिंह ने उस समय सोचा कि हम लगन पत्रिका भेजने के झंझट और खर्च दोनों से ही बच गए, और जो वैद्य जी को वचन दिया था वो भी सस्ते में ही उससे छुट्टी हो गई। देर सवेर की जो भी बुराई भलाई होगी वे इन्हीं वैद्य जी की वजह से हुई, वहां जानी जाएगी और सारी जवाबदेही के जिम्मेदार ये ही ठहराए जाएंगे। जो काम हम लोग इनकी नजर बचाकर करते वे भी झंझट इनके यहाँ से चले जाने से जाता रहेगा। इनके दोनों वरदानों का भी इतना सस्ता छूट जाने का मुझे जरा भी आशा नहीं थी। मेरी प्राण प्यारी बेटी श्रीयल भी नफे में ठीक हो गई और कुछ लेना देना भी खास नहीं पड़ा। वैसे वैद्य जी हैं परोपकारी ही, परंतु मुझे जो आज तक ये शक रहा कि ये बागड़ वालों का भेजा ही कोई खास आदमी है। राजा सिंधा सिंह अपने पुरोहित और प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाकर बोले, ये जो दयालु वैद्य जी महाराज है, इन्होंने राजकुमारी श्रीयल को मौत के मुंह से बचाया था और उसे दोबारा जीवन दान दिया था। हमारा भार हल्का करने के कारण बागड़ प्रांत लगन ले जाने का भार भी अपना दूसरा वरदान भी दया के कारण समझ लिया है। ऐसे दयावान संत को हम लोग जीवन पर्यंत भूल नहीं सकेंगे। राजा सिंधा सिंह की बात सुनकर प्रधानमंत्री और राज पुरोहित दोनों ने अपना सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और सारी वस्तुएं अपने दास दासियों द्वारा वैद्य जी के कक्ष में पहुंचवा दी। रथ में वैद्य जी को उनके साथियों सहित उनकी सारी वस्तुएं दे उन्हें सम्मान पूर्वक विदा कर समुद्र तट तक पहुंचवा दिया। वहां पहुंचकर ताखी नाग जी और भूरिया नाग ने समुद्री वायु सेवन कर अपने को बलवान बनाया, और जैसे ही समुद्र तट सूना हो गया और दिन छिपने लगा तो दोनों नागों ने नरसिंह पांडे को अपनी पीठ पर बिठा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज को याद कर ऊंची उड़ान भरकर समुद्र पार कर लिया। तभी श्री गोगा जी महाराज राजकुमार अपने नीले घोड़े पर सवार होकर इन तीनों की सुध बुध लेने समुद्र तट पर आ पहुंचे। गोगा जी महाराज को देखते ही तीनों मित्र बड़े प्रसन्न हो नमस्कार कर गले मिले और अपनी सारी कथा हंसकर बयान कर दी कि राजा सिंधा सिंह की चालबाजियों को किस प्रकार मिटिया मेट किया है। अब ये बात गोगा जी को पता चली कि राजा सिंधा सिंह तो अभी भी चालबाजियां कर रहे थे, लेकिन नरसिंह पांडे, भूरिया नाग और ताकी नाग ने उनकी जो चालबाजियां थी उनको मिटिया मेट कर दिया। अब आगे क्या होता है वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलख निरंजन।